Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and dear viewers. From today we are going to start a few lectures related to English language. As you can see on the board that the new topic is related to English language. From today I'll just upload few lectures related to English language, and this particular relation is due to the fact that one of my neighbor asked me to upload some videos related to English language. Alhamdulillah, I have also taught English language at my own home institute, that is the Learning Point. And now I am just focused on few lectures related to this particular topic. From today, I am just going to start a very basic topics related to English language. First of all, these lectures are very much for those students who are very unfortunately not up to that particular mark in this particular language, that is English language. These lectures will be very inshallah ta'ala fruitful for such guys. Bismillahirrahmanirrahim. From today we are starting, so please give focus on all these lectures and please try to understand something that inshallah ta'ala will try to give you up to that particular mark, which will be inshallah ta'ala beneficial for all of you. First of all, we should know that what is a subject. स्टूडेंट्स देखें, टोटल तीन चीज़ें होती हैं, एक कहलाता है सब्जेक्ट, एक कहलाता है वर्ब और एक कहलाता है ऑब्जेक्ट। इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्ट से क्या मुराद है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट, वर्ब से क्या मुराद है, क्योंकि वर्ब हर जुमले के अंदर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आखिरी चीज़ है आपके पास जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इन तीनों चीज़ों के ऊपर आज इंशाल्लाह हमारा फोकस है। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट से मुराद स्टूडेंट क्या हो जाएगा? अगर आप सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट का मतलब ये हो जाएगा, इसके वैसे तो दो मायने हो जाएंगे सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट का मतलब होता है, एक तो मजमून सब्जेक्ट के मायने होते हैं, जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट का मतलब हो जाएगा काम का करने वाला। स्टूडेंट्स, काम का करने वाला का क्या मतलब होता है? काम का करने वाला कोई भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त कोई काम कर रहा हूँ, आप कोई काम कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट कहलाएंगे। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सब्जेक्ट्स को हम मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करा देते हैं। फर्स्ट पर्सन अलग होता है, सेकंड पर्सन अलग होता है और थर्ड पर्सन अलग होता है। इन तीनों के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, उनके मायने क्या हैं वो भी पता होने चाहिए, ताकि आप उर्दू का जुमला बना सकें। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो फर्स्ट पर्सन में आ रहा है, सेकेंड में आ रहा है या थर्ड में आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई की और हम वी की बात करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, और आई और मी ये दोनों के दोनों जो हैं वो कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन। फ़र्क क्या हो जाएगा? पहला वाला जो है वो कहलाएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, जबकि दूसरा वाला जो है वो स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों ही फर्स्ट पर्सन में आते हैं, लेकिन एक कहलाता है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और एक कहलाता है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो सेकंड पर्सन आता है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। सेकंड पर्सन में स्टूडेंट कौन आ जाता है? यू आ जाता है। यू का मतलब होता है तुम, या फिर यू का मतलब होता है आप, और ये बेसिकली कहलाता है सेकंड पर्सन। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये यू जो है, बताइएगा सेकंड पर्सन सिंगुलर में आएगा या सेकंड पर्सन प्लूरल में आएगा? तो जवाब ये है कि यू सेकंड पर्सन सिंगुलर भी होता है और यू जो है वो सेकंड पर्सन प्लूरल भी होता है, यानी कि दोनों के दोनों ही होते हैं। अब आप ये कह सकते हैं सर एक ही चीज़ दो तो कैसे हो गए? तो मैं सिंगुलर के तौर पे भी इसको कह सकता हूँ, प्लूरल के तौर पे भी कैसे कह सकता हूँ। वो ऐसे, इफ़ द पर्सन टू whom आई एम सेइंग समथिंग इज़ वन पर्सन, दैट इज़ इट मीन्स दैट यू इज़ अ सेकंड पर्सन सिंगुलर। But if there are many people sitting in front of me, then and if I am just saying a particular word that is you, it means that here in the second case the word you is actually second person plural. क्या सीखा आपने कि यू सेकंड पर्सन सिंगुलर भी होता है और यू सेकंड पर्सन प्लूरल भी होता है। सिंगुलर उस वक्त होगा जब सामने वाला जिससे आप मुखातिब हो सिर्फ एक ही बंदा हो, और अगर सामने वाला जिससे आप मुखातिब हो बहुत सारे हों, जैसे टीचर क्लास में आया, स्टूडेंट से बात कर रहा है, स्टूडेंट क्लास में 50 बैठे हुए हैं, 20 बैठे हुए हैं, 10 बैठे हुए हैं, एक से ज़्यादा है, तो फिर ऐसी सूरत में वो कहलाएगा यू सेकंड पर्सन का प्लूरल। आई तो बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन से मुराद क्या होगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट पर्सन वो बंदा हो जाएगा जो कि मुखातिब है, जो कि बात कर रहा है। फर्ज करें मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, आई विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में मैं सिंगुलर क्यों कहलाऊंगा? क्योंकि मैं एक अकेला बंदा हूँ, इंडिविजुअल हूँ। इसी तरीके से फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल कब होगा? जब एक से ज़्यादा अफराद आपसे
बात कर रहे होंगे या एक से ज़्यादा अफराद किसी चीज़ को कह रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं जुमला बनाता हूँ, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका मतलब वो वहाँ पर वी का मतलब होता है कम से कम 2 बंदे होंगे जो क्रिकेट खेल रहे हैं एटलीस्ट, और वी के अंदर कम से कम 2 बंदे आ जाएंगे, और जो बंदा बात कर रहा होगा, ये जुमला कह रहा होगा, वो खुद भी उस क्रिकेट के खेल के अंदर शामिल होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वी आर टीचिंग, तो वी आर टीचिंग के अंदर अली अहमद साहब खुद भी पढ़ा रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अली अहमद तो फॉर एग्जांपल कोई और काम कर रहा है और वो अली अहमद खुद कह रहा है कि वी आर टीचिंग, तो सामने वाला अली अहमद से मुखातिब हो सकता है कि यू आर सेइंग दैट वी आर टीचिंग बट यू आर नॉट टीचिंग, तो ये एक एतराज़ हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो आपके पास चीज़ आती है वो कहलाता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के अंदर कौन कौन आ जाएगा? एक आ जाएगा ही, एक आ जाएगा आपके पास शी, एक आ जाएगा आपके पास इट, और एक आ जाएगा आपके पास दे। इन सब का मतलब आपका तर्जुमा आना चाहिए। ही का मतलब होता है वो, और ये है लड़के के लिए, लड़के के लिए यानी कि किसी मर्द के लिए आएगा। शी का मतलब भी वो होता है, लेकिन ये लड़की के लिए आ जाएगा, लड़की बोलें या आप इसको बोल सकते हैं खातून के लिए। इट माने जो है वो ये हो जाएगा, लेकिन ये जो है वो बेजान चीज़ के लिए आता है, बेजान चीज़ या जानवर के लिए भी इस्तेमाल होता है। इट जो है वो किसके लिए हो जाएगा? बेजान चीज़ या जानवर के लिए। स्टूडेंट बताइए दे किसके लिए आएगा? दे का मतलब होता है वो, और ये जमा के लिए आएगा। क्या सीखा आपने? ये सारे के सारे थर्ड पर्सन है, ही है, शी है, इट है और दे है, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन है, जिसमें शुरू के 3 जो हैं वो कहलाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे स्टूडेंट? थर्ड पर्सन, और ये कहलाएंगे सिंगुलर। सिंगुलर क्यों कहें? क्योंकि सारे के सारे वाहिद हैं, जबकि ये जो है वो कहलाएगा, ये कहलाएगा थर्ड पर्सन, और ये कहलाएगा थर्ड पर्सन का प्लूरल। क्या सीखा आपने? आपने ये बात सीखी कि इस वक्त जो सब्जेक्ट्स हैं जो आमतौर पे आप यूज़ करेंगे अपने जुमलों के अंदर, वो यही वाले यूज़ करेंगे। आई और वी याद रखिएगा दोनों फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, और फर्स्ट पर्सन में पहला वाला आई जो है वो सिंगुलर है, ये वाला प्लूरल है। यू जो है वो सेकंड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, सेकंड पर्सन प्लूरल भी हो सकता है। यू का मतलब तुम या आप के हैं, और ही, शी और इट क्या है? ये सारे के सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, जिसमें ही का मतलब वो लड़के के लिए, शी भी वो लड़की के लिए, इट माने ये बेजान चीज़ के लिए, और आखिरी वाला जो दे मैंने लिखवाया, दे का मतलब होता है वो जमा के लिए, और ये थर्ड पर्सन प्लूरल कहलाएगा। स्टूडेंट्स, अगर ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही हो कि ये तो होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगली चीज़ आती है आपके पास वर्ब। वर्ब की सबसे पहले आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि वर्ब की डेफिनेशन क्या है। अगर ये बात याद रखिएगा, वर्ब की डेफिनेशन आपको सही तरह से नहीं आती, तो फिर ऐसी सूरत में आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि जुमले के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को जब आप यूज़ करेंगे तो उसमें जगह जगह वर्ब आएगा, और जैसे जैसे आप आगे की क्लासेस लेंगे आपको ये बात इंशाल्लाह बताई जाएगी कि दैट देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, एंड यू विल हैव टू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। वर्ब क्या होता है सबसे पहले हम बात करते हैं। वर्ब को स्टूडेंट उर्दू में कहते हैं फेल। फेल का मतलब ये वो वाला फेल नहीं है जो बच्चा इम्तिहान में फेल हो गया, वो ये वाला फेल होता है। फे, शे और लाम, इस वक्त हम बात कर रहे हैं फे, एन और लाम। फे, एन और लाम का मतलब होता है काम। वर्ब की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन हम देखते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड, ये इसकी डेफिनेशन है, ज़रूर इसको याद करिएगा। विच शोज एन एक्शन, जो कि एक्शन को जाहिर करता है। एक्शन का क्या मतलब हो जाएगा? कोई भी हरकत हो जाएगी। विच शोज एन एक्शन। और स्टेट, स्टेट का क्या मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स? स्टेट का मतलब होता है, स्टेट के कई एक मायने हैं। स्टेट का एक मतलब होता है रियासत, जैसे अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की आपको पता है मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, लेकिन स्टेट्स का मतलब रियासत। पाकिस्तान खुद एक स्टेट है, लेकिन इस वक्त स्टेट का मतलब रियासत के नहीं है। स्टेट का मतलब होता है हालत, या स्टेट का मतलब होता है बयान करना। फिलहाल यहाँ पर स्टेट का मतलब हो जाएगा 3 महीने बता रहा हूँ, हालत के हैं, उससे पहले मैंने आपको बताया रियासत, जैसे कोई मुल्क रियासत है, हालत या बयान करना। पेपर में अक्सर और बेशतर आपने पढ़ा होगा स्टेट द लॉ ऑफ सो एंड सो, फला चीज़ बयान करो, तो ये स्टेट माने बयान करना। स्टेट का मतलब होता है हालत के भी कहते हैं।
तो यहाँ पर स्टेट का मतलब इन तीनों में से कौन सा है? लफ्ज़ हालत के तौर पे आ रहा है कि वर्ब जो होता है, फेल जो होता है, एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो जाहिर करता है किस चीज़ को, या तो कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा, या फिर उस वर्ब की वजह से आपको जुमले में पता चल रहा होगा कि किसी चीज़ की हालत क्या है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इट इज़ अ मार्कर, ये एक मार्कर है। यहाँ पे इज़ जो है वो बेसिकली क्या है? इस मार्कर की हालत को जाहिर कर रहा है कि ये एक मार्कर है। या मैं कहता हूँ इट इज़ अ बोर्ड, या आई एम अ टीचर, या दिस इज़ अ हाउस, दिस इज़ एन इंस्टीट्यूट। तो ये सारी की सारी क्या है? इसकी हालतें शो हो रही हैं। तो ये तो एक वाला स्टाइल हो गया। और दूसरा वाला स्टाइल जो अक्सर व बेशतर आपने इस्तेमाल करते होंगे, किताबों में भी पढ़ा होगा, कि वर्ब क्या है? एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि जाहिर करता है, किस चीज़ को जाहिर करता है? एक एक्शन को। एक्शन माने हरकत। याद रखिएगा, इस दुनिया में जब से हम तशरीफ़ लाए हैं उस वक्त से लेकर अभी तक हर लम्हा, याद रखिएगा मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हर लम्हा हमारा एक्शन से भरपूर है। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि हम कोई एक्शन परफॉर्म ना कर रहे हैं। हद तो ये है कि जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी ये काम कर रहे होते हैं, और वो ये काम कर रहे होते हैं कि हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि एक लम्हा, एक लहजा हमारा एक्शन से भरपूर होता है। यहाँ तक कि जब हम सो जाते हैं तो आम तौर पे लोगों की नज़र में ये है कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जब हम सो रहे होते हैं तो सोना बजाते खुद एक काम करना है। हद तो ये है कि जब हम मर जाएंगे, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हमें भी चखना है। तो जब हम मर जाएंगे तो मरना बजाते खुद भी एक काम करना है। पैदा होना वो एक काम है, ज़िंदगी भर जो कुछ भी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो सब के सब काम है। इट मीन्स दैट वर्ब एक ऐसी चीज़ है जो इब्तिदा से लेकर इंतहा तक काम ही काम चल रहा है। कोई काम नहीं करते हैं तो वो भी काम करना होता है कि हम उसका कोई काम नहीं कर रहे हैं। बताइएगा, वर्ब की तो डेफिनेशन आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। चंद एक मिसालें ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आना, जाना, खाना, पीना, सोना, लड़ना, नहाना, ये सारे के सारे क्या वर्ब कहलाएंगे? 100% वर्ब कहलाएंगे। इसलिए क्योंकि इन तमाम के तमाम अफ़आल के अंदर, तमाम के तमाम कामों के अंदर हम कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अदा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हरकत कर रहे हैं। तो जो भी हरकत हो रही होगी वो दरअसल वर्ब कहलाएगा। और मैंने आपको ये जुमला भी बोला, जब कोई हरकत नहीं हो रही होती है तो उस वक्त भी एक हरकत हो रही होती है, और उसमें क्या हरकत है? कि कोई हरकत नहीं हो रही। इसका मतलब हरकत ना होना बताते खुद एक हरकत है, और वो भी एक वर्ब कहलाएगा। जिस तरह आप सुकून से चेयर के ऊपर बैठे में, बज़ाहिर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस वक्त भी ये काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं? कि कोई काम नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट से बताइएगा, इंग्लिश के अंदर अगर इन्हीं वर्ड्स को हम बोलें तो क्या हो सकता है? गो है, स्लीप है, ईट है, ड्रिंक है, ये सारे के सारे वर्ब्स हैं। ये सारे के सारे काम हम परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से आखिरी चीज़ जो मुझे आज के लेक्चर में आपको इन्फॉर्म करनी है वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मायने आप उर्दू में लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने सब्जेक्ट के मायने आपको बताए थे। ऑब्जेक्ट के मायने आप लिखेंगे कि जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए। क्या मतलब है जिस पर काम किया जाए? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई राइट अ लेटर, मैं एक ख़त लिखता हूँ। अब ये जुमला कैसे बनेगा, क्या इसका तरीक़ाकार है, फार्मूला क्या है, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में आपको बताया जाएगा। फिलहाल ये बताइएगा, आई राइट अ लेटर के अंदर आई क्या कहलाएगा? काम का करने वाला, यानी कि सब्जेक्ट हो गया। राइट यानी कि लिखना क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। और अ लेटर क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं जुमला लिख देता हूँ आई राइट अ लेटर, मैं एक ख़त लिखता हूँ, तो आई बेसिकली कहलाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने काम का करने वाला कौन है? भाई मैं हूँ, तुम नहीं हो, फला नहीं है, फला नहीं है, मैं ख़त लिख रहा हूँ। राइट क्या हो जाएगा? ये वर्ब हो जाएगा। वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है, भाई क्या काम हो रहा है? क्या खाने का काम हो रहा है, नहाने का काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है? नहीं, लिखने का काम हो रहा है। तो वर्ब जो है वो राइट हो जाएगा। और अ लेटर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? जिस चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है। किस चीज़ पे काम किया जा रहा है? भाई ख़त लिखने पे काम हो रहा है, तो आई राइट अ लेटर। मैं आई एम नॉट राइटिंग एन स्टोरी, मैं स्टोरी नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग एन एसे, मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग एन आर्टिकल, मैं आर्टिकल नहीं लिख रहा हूँ। मैं तो ये ख़त लिख रहा हूँ, यह ख़त लिखता हूँ। स्टूडेंट्स क्या बात सीखी आपने आज के लेक्चर में? आज के लेक्चर में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. If you really want to focus on English language, then it is very mandatory to each and every student that he or she must know what is the difference between subject, what is the difference between verb, and what is the difference between object.
because if a student doesn't know what is the main functions, what are the main formulas of each and every tense, then how he or she can be able to make the sentences into English language. So please keep with us, and please try to understand each and every topic which will be inshallah ta'ala upload in our YouTube channel, that is Sir Ali Ahmed. If you like this particular video, please share and please comment as well as like on this particular video, and inshallah ta'ala we will meet inshallah ta'ala in the next topic, in the next lecture. Till yet, assalamu alaikum.